तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे जो आपके आने वाली मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। यहाँ से हम एक बात का श्योर करना चाहते हैं, ये बात हम श्योर करना चाहते हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लीजिएगा तो कन्फर्म है, चाहे आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, चाहे बिहार से, चाहे यूपी से, चाहे झारखंड से, चाहे हरियाणा से, चाहे मध्य प्रदेश से, चाहे दिल्ली से, किसी भी राज्य के अंदर से आप इस वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में कई राज्यों में एनएमएमएस इस एग्जाम को कई राज्यों के अंदर में एनएमएमएस कई राज्यों के अंदर में राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा कई राज्यों के अंदर में जनरली राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसी एग्जाम को अलग अलग राज्यों के अंदर में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो है तो मतलब एक ही क्लास 8 के अंदर में जो प्रतियोगी परीक्षा लिया जाता है, जिसके अंदर में आपको जो दिया जाता है 48,000 रुपया सरकार की तरफ से जो ये उपहार दिया जाता है, ताकि आप कोई भी निर्धन स्टूडेंट हो या कोई भी किसी तरह का स्टूडेंट क्यों ना हो, जिसमें योग्यता है, जिसके अंदर क्षमता है, सरकार ने उसको और प्रोन्नति किया है और उसको प्रमोट करके आगे ले जाना चाहता है। वैसे ये जो है छात्रवृत्ति, ये जो एग्ज़ाम लिया जाता है, इस बात को देख करके ताकि जो जितने भी गरीब बच्चा है, जितने भी वीक फैमिली से बिलोंग करता है, जो मिडिल फैमिली बोलिए, चाहे गरीब वर्ग से, निर्धन वर्ग से बोलिए, जितने भी स्टूडेंट होता है, अगर मान के चलिए उसके पास टैलेंट है, उसकी प्रतिभा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन गरीबी के कारण से उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होने के कारण से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है, वो देश के लिए बोझ न हो जाता है। इसी को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाते हुए एक प्रयास किया, जिसको हम लोग जो है इस एग्ज़ाम के रूप में देखते हैं। ये एग्ज़ाम बेसिकली उस गरीब बच्चों के लिए, उन निर्धन वर्गों के लिए है, जो कहीं न कहीं पढ़ने में टैलेंट है, जो कहीं न कहीं पढ़ने में बहुत बेहतर है, मेधावी है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हो पाने के कारण से कभी वो आगे नहीं जा पाता है, आगे नहीं पढ़ाई कर पाता है। इसके लिए सरकार ने एक कदम उठाते हुए उसको एक सहायता राशि देने का काम किया है, जो कि सरकार के द्वारा बहुत ही बढ़िया कदम है। ये एक अच्छा कदम माना जा सकता है। इसके चलते क्या होता है, बच्चों को 48,000 रुपया मिल जाता है, जो एग्ज़ाम क्वालीफाई करता है, जो एग्ज़ाम पास करता है। भारत के सभी राज्यों के अंदर में ये एग्ज़ाम होता है ना। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं और जिस तरह से हम आपको पढ़ाते जाएंगे, आज से लगभग 2 या 3 वीडियो आपके इस चैनल पर, यानी कि जीकेएस स्टडी सेंटर पर आपको वीडियो देखने को मिलेगा। हो सकता है लेट सेट आए, लेकिन क्वेश्चंस आने की संभावना है, लेकिन वीडियो आने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, लगातार हम आपको वीडियो देंगे और उस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे ही एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री यानी कि इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन श्योर है, चाहे आप किसी भी राज्य से क्यों न बिलोंग करते हैं। हम बेसिकली हम एक बार इस वीडियो के अंदर में हम अपना सफाई दे देते हैं। सफाई देने का मतलब क्या हुआ, किन किन राज्यों के स्टूडेंट देखिएगा जहाँ से आपको क्वेश्चन श्योर फंसने की गारंटी है। तो वैसे राज्य जहाँ पर क्या होता है, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी पेपर तो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। तो वैसे राज्य जहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में भी पेपर रहता है, उस राज्य के जितने भी स्टूडेंट होंगे उसके लिए हमारा ये चैनल काफ़ी फेवरेट होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि कौन कौन राज्य के अंदर में, जैसे मध्य प्रदेश में हिंदी में भी पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, प्रश्न पूछने का मीडियम होता है ना, भाषा कहीं पर मान के चलिए उर्दू हो गया भाषा, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इसके बाद तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, तरह तरह का भाषा है। तो हिंदी मीडियम के जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जहाँ पे पेपर जो है हिंदी मीडियम में आता है, उन सभी राज्यों के स्टूडेंट्स हम ये आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, अगर आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। आप शुरू से लेकर अंतिम तक हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिए। जिस अनुसार से हम पढ़ाते जाएंगे उस अनुसार से पढ़ते जाइएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कौन कौन राज्य के बारे में हम बता रहे हैं, जैसे बिहार हो गया, हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन हम सिलेबस को इस तरह से कंबाइन कर लिया है, सिलेबस को इस तरह से देख लिए हैं कि आपको 5-6 राज्य के अंदर, जैसे कि बिहार हो गया, इसके बाद हो गया यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इसके बाद दिल्ली हो गया। यानी कि समझिए ना, इन सभी राज्यों के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एनएमएमएस एग्जाम में, यानी कि मेगा छात्रवृत्ति, चाहे जो बोलिए राज्य स्तरीय मेगा छात्रवृत्ति, क्योंकि राज्य स्तर पर एग्जाम लिया जाता है, राज्य स्तर पर नहीं एग्जाम लिया जाता है, प्रत्येक राज्य के अंदर में करवाया जाता है ये एग्जाम। उन सभी राज्यों के अंदर में जितने भी स्टेट के नाम यहाँ पे बोले हैं मेन रूप से, वैसे ये वीडियो हमारे वीडियो संपूर्ण भारत के लिए काफ़ी फायदा कर रहेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं फिर भी 5-6 राज्य के अंदर में, जहाँ पर भी आप जिस भी स्टेट से आप क्यों नहीं बिलोंग करते हैं, अगर आपके राज्य के अंदर में हिंदी मीडियम में पेपर पूछने का माध्यम अगर हिंदी है, तो वहाँ से ये आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। इस चैनल के माध्यम से हम उस तरह से हम आपको 5-6 राज्य के सिलेबस को कंबाइन किए हैं। 5-6 राज्य में हम बता दिए ना, बार बार हम कितना बताए, एक बार और बताते हैं। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद देखो बिहार हो गया, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, इसके बाद हरियाणा हो गया, इसके बाद क्या हो गया,
राजस्थान हो गया, इसके बाद हो गया दिल्ली हो गया, यही समय, इसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर भी छत्तीसगढ़, और इसके बाद झारखंड हो गया। यानी कि 7-8 राज्यों के अंदर में 7-8 राज्यों के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सारे सिलेबस को हमने एक बेहतरीन तरीका से स्टडी किए। स्टडी करने के बाद एक कंबाइन रूप में एक होता है ना, जो आप एक राज्य जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, यानी कि यहाँ पे जिस अनुसार से पढ़ाएंगे, आप किसी भी स्टेट से क्यों ना हो, आपको सेम टू सेम क्वेश्चन उसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से हम कंबाइन करके सिलेबस को 6-7 गो राज्यों के अंदर में देख करके, अब मान के चलिए बिहार के अंदर में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़िएगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो क्या उत्तर प्रदेश में चेंज हो जाएगा? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर की जगह नहीं होगा कि √3 गुना 4 कुछ और हो जाएगा? नहीं ना होगा। अब मैथ या साइंस या कोई भी चीज़ हिस्ट्री के अंदर में जो हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि पहला टॉपिक लिए गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल वायसराय, क्या मान के चलिए बिहार के अंदर में ये पढ़ा रहे हैं, तो क्या यूपी के अंदर में, दिल्ली के अंदर में, या मध्य प्रदेश या हरियाणा के अंदर में, या छत्तीसगढ़ के अंदर में, झारखंड के अंदर में चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। हम इस रूप में इस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं, इस तरह से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे इन 6-7-8 राज्य के अंदर में, जहाँ पर भी मीडियम जो है, भाषा जो है हिंदी मीडियम के अंदर में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से आपको कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरा सिलेबस कंबाइंड रूप से एक बेहतरीन तरीका से समाप्त कर देंगे और बेहतरीन तरीका से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जितने भी स्टूडेंट नए सिरे से आने वाले समय में नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा, कहीं से भी आप क्यों ना हो, अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देखते जाइएगा, जिस जिस अनुसार से हम डालते जाएंगे चैनल पर, उस अनुसार से आप देखते रहिएगा, तो कहीं पर भी किसी भी स्थान से आप पढ़ करके हमारे वीडियो को देख करके आप एनएमएमएस एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर लाने की हम गारंटी देते हैं, बेहतर से बेहतर कर सकते हैं ना। हम ये कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, और गलत नहीं होगा। अब हमारे चैनल के माध्यम से आप शुरू से लेकर अंतिम तक जुड़े रहिएगा, तब इतना बात दी हम जानकारी क्यों, ताकि आपको बार बार हमको सफाई नहीं देना पड़ेगी। नहीं तो कितना विद्यार्थी कहेगा, कितना विद्यार्थी कमेंट करते रहता है, सर जी ये जो है झारखंड के लिए महत्वपूर्ण है, ये मध्य प्रदेश के लिए है, ये छत्तीसगढ़ के लिए है, ये हरियाणा के लिए है। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहता है, कन्फ्यूजन में रहता है कि ये जो सर पढ़ा है, ये हमारे राज्य के अंदर में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, मेघालय में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। मेघालय, मध्य प्रदेश का तो भोपाल हो गया राजधानी, मेघालय के अंदर में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। गया के अंदर में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, गया ना, गोवा, गया नहीं, गोवा के अंदर में भी पूछा जाता है ना, गया नहीं गोवा। गया तो हो गया बिहार के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, गोवा का राजधानी क्या है, पणजी। तो कई सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि सर जी जो आप पढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे राज्य के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मैंने आपको एक बेहतरीन तरीका से डिस्कस कर दिया कि सभी राज्य के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अगर नहीं आएगा ना, बस आप 6 महीना हमारे साथ जुड़ के देखिए। बस हम आपको कह रहे हैं, पहले हम आपको कह रहे हैं किस तरह से तैयारी करना है, बस आप हमारे साथ 6 महीना जुड़िए। 6 महीना के अंदर में जिस तरह से हम पढ़ाएंगे, जितना वीडियो डालेंगे, चाहे सोशल साइंस के अंदर, चाहे मतलब सोशल साइंस के अंदर में आपको तो 3 गो पेपर से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी हो गया, इसके बाद इतिहास हो गया, इसके बाद ज्योग्राफी मतलब भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, यानी कि राजनीतिक शास्त्र भी बोल सकते हैं या नागरिक शास्त्र भी बोलते हैं। और साइंस के अंदर में 3 गो सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि भौतिक हो गया, रसायन हो गया और जीव विज्ञान हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैथ से 20 क्वेश्चन आएगा ही, रीजनिंग में मैथ के अंदर में क्वेश्चन आएगा ही। जितने भी बात को हम पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, बस उसको आप देखिएगा बढ़िया से, लाइन बाय लाइन आपको देखना है। बस आप 6 महीना हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल पर आइए और जितने भी दोस्त हैं उसको भी ज्वाइन करवाइए इस चैनल के माध्यम से। अगर आपका प्यार बना रहे, अगर आपका प्यार नहीं भी बना रहेगा तो पर भी हमारा कर्तव्य क्या है, हम जो भी यहाँ पे जो भी बच्चे ऑफलाइन में हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उसको तो पढ़ा ही देंगे, उसको तो पढ़ा ही रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको वीडियो भी शूट करके यूट्यूब पर डालेंगे। कहीं ना कहीं जो बच्चा हमारे चैनल पर जुड़ा होगा और जो जुड़ के तैयारी करेगा और एग्ज़ाम देगा, उसको आएगा ही क्वेश्चन, बनेगा ही क्वेश्चन, वही विद्यार्थी सब जरूर सपोर्ट करेगा। वही विद्यार्थी एक दूसरे को कहेगा कि हमने इस चैनल के माध्यम से पढ़ करके हमने ये एग्ज़ाम को फेस किया है, एग्ज़ाम को एक बेहतर रिजल्ट ला पाए हैं, इसी चैनल की वजह से। कहीं ना कहीं चैनल एक न एक दिन आवाज़ उठेगा, कहीं ना कहीं विद्यार्थी जानेगा। तो पहले तो कदम तो उठाना पड़ेगा, आप ही को तो पहले तो पढ़ना तो पड़ेगा, तब ना आप एग्जाम में बैठिएगा, तब ना आपको किस तरह से रिजल्ट आएगा, किस तरह से क्या प्रक्रिया होगा, तब ना जानिएगा। लेकिन पहले तो कदम तो उठाना पड़ेगा। हमने कदम उठाए हैं इन 8-9 राज्य के अंदर में। जो भी राज्य के अंदर में मीडियम पेपर रहता है, हिंदी भाषा के अंदर में क्वेश्चन पूछने की जो है तरीका होता है, लैंग्वेज जो होता है, जहाँ पर भी उस राज्य के अंदर में सारे राज्य का सिलेबस हमने देखा है।
बढ़िया तरीक़ा से देखे हैं, एक बेहतरीन तरीक़ा से। और उस राज्य के अंदर में आपके क्लास 8 के अंदर में जो भी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को देखे हैं और कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आता है। लगभग 5-5 साल का, 6-6 साल का आपके राज्य के अंदर में, अलग-अलग राज्य के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उन सारे सिलेबस को एक बेहतरीन तरीक़ा से देखें और क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको भी देखें। फिर उसको एनालिसिस करके, फिर उसको बढ़िया तरीक़ा से परख करके, जाँच करके, समझ करके, फिर हम आपको इस तरह से वीडियो दे रहे हैं ताकि आपको कहीं पर भी आप इस वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम सफाई दे दिए हैं, आज बोल दिए हैं कि इतने राज्यों के अंदर में जो भी स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम का यानी कि मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहा है क्लास 8 के अंदर में, उसके लिए ये वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो आएगा उसके लिए महत्वपूर्ण होगा तो होगा। अब आज के बाद कमेंट नहीं कीजिएगा कि जो है मध्य प्रदेश में आएगा कि नहीं, हरियाणा के अंदर में आएगा कि नहीं, छत्तीसगढ़ का आएगा, और सभी राज्य के अंदर में आएगा ना। अगर आप इंग्लिश में जान रहे हैं तो इंग्लिश के अनुसार से समझ जाइएगा। हिंदी मीडियम के लिए तो ये रामबाण है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए तो ये तो हिंदी जहाँ पर भी मीडियम जो है हिंदी में पूछा जाता है, भाषा के अंदर में पेपर जो क्वेश्चन पूछने का माध्यम है, वहाँ के लिए तो 100% है, सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाएगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा, बस आपको समझने की ज़रूरत है। आज के बाद हम ये नहीं कहेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि बात ये तो हमने बहुत सारी कर ली, अब पढ़ाई का बात करते हैं हम। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, वहाँ से क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्योर है अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो एगो क्वेश्चन मिनिमम, कम से कम एगो क्वेश्चन आप सॉल्व करके ही आएगा और कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी, इस बात की हम गारंटी देते हैं। देखिए टॉपिक उठा है गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। भला बोलिएगा सर जी ये कौन सी बला है, ये कौन सी बात है, आप गवर्नर जनरल लिख रहे हैं, भारत का गवर्नर जनरल लिख रहे हैं या वायसराय लिख रहे हैं। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर में आया, हमारे देश का मतलब इंडिया में जो आया व्यापार करने के लिए, सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाली सब यहाँ पर आया था, डच कंपनी सब आया था। इतना बात को छोड़िए, पहले एक बात को समझिए, जब ब्रिटिश वाला सब जो आया कहाँ पे, इंडिया में बिजनेस व्यापार करने के लिए, और हम लोग को जो देखा, जो हम लोग के अंदर में एकता नहीं थी, राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी। राष्ट्रवाद का भावना का मतलब क्या हुआ, एकजुट, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना। वैसे कहा जाता है कि राष्ट्रवाद को कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, राष्ट्रवाद की सर्वमान्य परिभाषा का मतलब कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है। राष्ट्रवाद उसको भी कहते हैं, बात को समझिए, हम किसी भी बात को इतना गहराई में लेकर जाएंगे ताकि आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे हम पढ़े हैं, कुछ जानकारी आप में दम आएगा, आप में क्या होगा, आप मजबूत होंगे किसी भी अन्य स्टूडेंट्स के मामले में, दूसरे स्टूडेंट्स आप मजबूत होइएगा। राष्ट्रवाद, राष्ट्र का मतलब होता है देश, कंट्री, वाद का मतलब होता है उसके बारे में सोचना, देश के बारे में एक सकारात्मक भाव, देश के बारे में एक सकारात्मक सोच, अपने देश के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति लगाव, ये क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, एक भावना है, अंदर का एक फीलिंग है। कैसा फीलिंग है, ये एक ऐसी भावना है जिसके कारण से हम लोग एकजुट होते हैं, एकजुटता का संदेश देता है। कौन, तो राष्ट्रवाद एकजुटता का संदेश किस तरह से देता है, चाहे धार्मिक रूप में हो, चाहे धार्मिक रूप से, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। सांस्कृतिक मतलब तुम्हारा रहन सहन पहनावा, चाहे तुम्हारा राजनीतिक रूप से हो, कोई भी रूप में अगर आप एक होने का भाव रखते हैं, एक होने का आपको कहीं भी संदेश मिलता है, यही है राष्ट्रवाद। और डेप्थ में गहराई में पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो आएंगे सिर्फ यही तो लिखा करके आएंगे, ये याद कर लो, वो याद कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं, ऐसे वैसे कराएंगे भी, और इसके साथ ही साथ सारे बातों को एक बेहतरीन तरीके से समझाने की भी कोशिश करेंगे। पहले राष्ट्रवाद का मतलब समझो। तो राष्ट्रवाद के बारे में हम आपको समझा रहे हैं कि राष्ट्रवाद का कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। सर्वमान्य का मतलब यही नहीं कह सकते कि इसका परिभाषा यही हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद का मतलब एक बात समझिए कि राष्ट्रवाद का मतलब एकजुटता का भाव, एकजुटता का संदेश, एकता का वाहक। वैसी चीज़ जो एकता का वाहक, एकता को बढ़ाता हो, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का कोई सर्वमान्य परिभाषा क्यों नहीं है। अपने जैसे मान के चलिए इंडिया और चीन के अंदर में युद्ध होगा, या इंडिया पाकिस्तान के अंदर में, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जब मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो उस स्थिति में हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा देश जीत जाए। हम लोग सब आदमी एकजुट हो जाते हैं कि हमारा देश किस तरह से जीते। ये भी तो एक प्रकार का राष्ट्रवादी है। हम लोग अपने देश के बारे में सोचते हैं, भलाई सोचते हैं ना, अपने देश के बारे में, अपने देश के प्रति प्रेम दिखाते हैं ना। उस दिन मान के चलिए कोई आदमी छक्का मारता है, अब मान के चलिए इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर विराट कोहली या कोई सचिन तेंदुलकर, अभी सचिन तेंदुलकर तो खेल नहीं रहा है, मान के चलिए सुरेश रैना, या सुरेश रैना भी अभी नहीं खेल रहा है, सुरेश संन्यास ले लिया। कहीं पर भी रोहित शर्मा या कोई और जडेजा और मारता है छक्का, तो उस दिन हम लोग झंडा दिखाते हैं ना। ये झंडा क्यों दिखा रहे हैं, ये हम अपने देश के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, अपने देश के प्रति लगाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब मान के चलिए कोई टीवीए हो गया,
टीवी के अंदर में कोई फिल्म चलता है, तो फिल्म चलता है तो उस फिल्म के अंदर में अपने देश के कल्चर को दिखाते हैं। मान के चलिए अपने देश के अंदर में कल्चर महात्मा गांधी का या पूज्य बापू का ही क्या आ गया, मान के चलिए मूवी आ गया, या चंद्रशेखर आज़ाद पे जाने तो सुभाष चंद्र बोस पे जाने तो भगत सिंह पे फिल्म आ गया, तो वो फिल्म के अंदर में क्या दिखाने की कोशिश किया जाता है, अपने देश के कल्चर को दिखाने की कोशिश किया जाता है। अपने देश के अंदर में अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब क्या क्या काम किया, अपने देश के प्रति किस तरह से समर्पित हुआ, अपने देश के प्रति किस तरह से लगाव रखता था, अपने देश के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया। उन फिल्मों के माध्यम से भी अपनों को क्या पता चलता है, देश में एकजुटता का भाव संदेश मिलता है, जो हम सभी ने जो है फिल्म के अंदर में दिखाने की कोशिश करता है। हम लोग सभी ने अंग्रेजों के खिलाफ किस तरह से हुए, तब अपना देश आज़ाद हुआ। अपने देश के प्रति इतना प्रेम था कि हंसते हंसते फांसी को चूम लिए, अपने देश के प्रति इतना प्रेम था, हंसते हंसते गोली को सह लिए। ये क्या फिल्म भी क्या दिखाने की कोशिश करता है, फिल्म भी दिखाने की कोशिश करता है कि जब हम एक हो जाते हैं, एक होकर के लड़े, तभी हम लोग को आज़ादी मिला, नहीं तो नहीं मिला। आप मान के चलिए कहीं पे मान के चलिए किसाने सब के बारे में देखिए, किसान सब खेती बाड़ी करता है, तो किसान सब खेती बाड़ी करता है तो देश के अंदर में अनाज का उत्पादन हुआ। अब अनाज का उत्पादन हुआ तो हम लोग दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, तो ये भी तो एक प्रकार का राष्ट्रवादी है, अपने देश के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के में युद्ध होते रहता है, या तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी युद्ध होते रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या एकजुट हो जाते हैं, पूरा एकजुट हो जाते हैं। यह भी तो एक प्रकार का राष्ट्रवादी है। चाहे संस्कृति को मान के चलिए कोई दूसरे देश के अंदर में डिप्लोमेट्स हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उस स्थिति में मान के चलिए अमेरिका धमकी देते रहता है, चीन भी अपन को अपना को धमकी देते रहता है, तो उस स्थिति में अपने देश के अंदर में जितने भी नेता हैं सब एकजुट हो जाते हैं। यह भी तो एक प्रकार का राष्ट्रवादी है। हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, वैसी भावना जो किसी भौगोलिक स्थिति के अंदर में, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हुआ, अब जिस देश के अंदर में रह रहे हैं उस देश का राष्ट्रवाद। अब भारत में रह रहे हैं तो भारत का राष्ट्रवाद, अमेरिका में रह रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रवाद। भौगोलिक स्थिति का मतलब आप कहाँ का बारे में चर्चा कर रहे हैं, किस बिहार के अंदर में रह रहे हैं तो बिहार का राष्ट्रवाद, बात को समझिए। वैसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एकीकरण का आभास कराए, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्र के अंदर में जितने भी आदमी है, जितने भी नागरिक है, उसके अंदर में एक ज्ञान का उदय हुआ। किस रूप में, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय चेतना का उदय। ऐसी चेतना, ऐसे ज्ञान का उदय जिससे एकीकरण का भाव हो, सब आदमी एकजुट होकर के आगे को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना, सब आदमी एकजुट होकर के आगे बढ़ना। तो ये बात हम आपको समझा रहे थे इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे मान के चलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया यहाँ पे, देखो नाम कितना कितना अथी था, चालू था, कौन ब्रिटिश वाला सब कितना मजबूत था, कितना सोचता था, चाटुकाती था, तेज था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि तोरे कंपनी है, इंडिया लिख दिया है, ताकि तोरे कंपनी है, तुम सब आदमी इसको सपोर्ट करो, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को। जबकि वो था ब्रिटिश का कंपनी था, अंग्रेज वाले सब, अंग्रेज लोगों का कंपनी था। लेकिन नाम देखो किस तरह से रखा, अंग्रेज सब बहुत चालाक था सब चीज़ में, ताकि इसके अंदर में जा रहे हैं, इसके देश के अंदर में जा रहे हैं, शोषण तो करवे करेंगे, लूट के तो लेकर आएंगे ही, लूटेंगे तो लूटा ही, खूब लूटा, सब चीज़ तो बर्बाद कर दिया। 200 वर्ष तक लगभग शासन किया। कितना कष्ट, कितना कठिनाई का सामना हम लोग को करना पड़ा है। क्या होता था, उस समय तो यहाँ पे इतना बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी, उस समय तो सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग जो है अभी भी मानसून पर निर्भर करते हैं, वर्षा होगा तब फसल होगा। अभी भी हम लोग को अभी थोड़ा सुधार तो हुआ है, पहले तो नहीं था बोरिंग की व्यवस्था। हम लोग पूर्ण रूप से किस पर निर्भर थे, वर्षा पे। अगर वर्षा नहीं हुआ तो खेती बाड़ी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मान के चलिए कई वर्ष जो है इस तरह का परिस्थिति आता था, वर्षा होता ही नहीं था। वर्षा नहीं होता था तो पर भी अंग्रेज सब लगान लेना, जिसको हम लोग टैक्स कहते हैं, वो छोड़ता नहीं था। चाहे तुम मरो या जियो, और दुगने कर देता था टैक्स, छोड़ता नहीं था। कितने सारे कठिनाई को झेलना पड़ा। मान के चलिए जो किसान गरीब था, जिसके पास भूमि नहीं था, जमीन नहीं था, मान के चलिए वो हमेशा कर्ज के दबे में हुए रहता था, हमेशा कर्जे में डूबे हुए रहता। कैसे, मान के चलिए इस साल फसल नहीं उपजा तो मान के चलिए हम न जानते हैं हमको फसल नहीं उपजा, हम लोग न भूखे तूखे रख लेंगे, लेकिन वो तो छोड़ता नहीं था। मान के चलिए एक तो अपना खाने के लिए, अपना भरण पोषण के लिए तो हुआ नहीं खेती बाड़ी, और दूसर से एक मान के चलिए नहीं होता था, मान के चलिए फसल उत्पादन नहीं होता था, तो दूसरे से क्या करता था छोटा किसान, कर्ज लेता था, कर्ज लेकर फिर देता था। इस बार भी नहीं हुआ। एक तो पहले का कर्ज तो सधा नहीं, अब फिर इस बार टैक्स मांगने के लिए आएगा, फिर मान के चलिए दूसरे से कर्ज लेंगे। इस तरह से प्रक्रिया चलते चलते वो हमेशा कर्ज में दबे हो रहता था। कितना किसान इसी के कारण से मर गया। सोचते अपना खुद घर परिवार का तो अपना खुद घर परिवार का पालन पोषण तो हो नहीं पाता था।
अब फिर दूसरे से कर्ज लीजिए, फिर आया, फिर दूसरे से कर्ज लीजिए। इसी तरह से इस प्रक्रिया के तहत हमेशा वो कर्ज के बोझ में दबा हुआ रहता था। कौन? किसान सब। तो किसान सब जो दबा हुआ रहता था, अब किसी को कितना दबाइएगा, किसी को कितना जुल्म ढाइएगा। जुल्म ढाते ढाते लोगों के अंदर में ये बात आया, ये एहसास हुआ कि ये सब जो है हम लोग की तरफ जो है अत्याचार कर रहा है, अति अत्याचार कर रहा है। अब मान के चलिए टैक्स नहीं देता था, कर नहीं देता था, तो उस स्थिति में क्या होता है, उसको जेल में ढोक करके मार ही देता था। अंग्रेज से जब भी बगावत मुंह खोलते थे, मार ही देता था गोलियां लगा के। हम लोग के पास तो था अस्त्र शस्त्र नहीं, हम लोग के पास तो सिर्फ था कौन? गिट्टी बालू था। उससे क्या होगा? पत्थर था, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। उसके पास तोप था, उसके पास अस्त्र शस्त्र, आधुनिक बंदूक सब था। तो हम लोग बेबस थे, पूरा बेबस थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर में ज्ञान हुआ, लोगों ने समझा बात को। अंग्रेज यहाँ पे किस तरह से शोषणकारी नीति के माध्यम से हम लोग को, हम ही लोग पे शासन कर रहा है, हम ही लोग पर गलत तरीका से राज कर रहा है। धीरे धीरे लोगों के अंदर में चेतना आई है, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना जगा, देश के प्रति प्रेम की भावना जगा। है हमारा देश, हम लोग शासन करेंगे, हमारा सरकार होगा, हम लोग जो भी टैक्स होगा सरकार हम पे खर्च करेगा। पहले क्या होता था, टैक्स ले लेता था ब्रिटिश सब, अपने देश लेके चले जाता था। जबकि टैक्स लिया तो उसका क्या कर्तव्य होना चाहिए, फिर टैक्स, वही टैक्स को जनता पे लगाना चाहिए। अभी के समय में देखो, बात को समझिए, हम ये पूरा गहराई में लेके जा रहे हैं, बात को समझिए। तो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया, नाम देखो किस तरह से रखा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया का मतलब यहाँ पे जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा ही कंपनी है, तुम लोग इसको सपोर्ट करो। जबकि था ब्रिटिश का, बहुत चतुर था। तो जब यहाँ पे आया तो उस स्थिति में महारानी जो है, वहाँ पर राजा का शासन अभी भी है। जहाँ पे ब्रिटिश के अंदर में, अंग्रेज के अंदर में, ब्रिटिश जिसको इंग्लैंड कहते हैं, लंदन जिसका राजधानी हुआ, किसका राजधानी है? ब्रिटेन का राजधानी लंदन। तो वहाँ पे जो है राजा, ये रानी तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो नहीं आई वो रानी, राजा खुद नहीं ना आएगा शासन करने के लिए। राजा के कुछ कुछ जो होता है आदमी, वो राजा अपने आदमी को, रानी जो है अपने आदमी को यहाँ पे भेजा। जैसे कि मान के चलिए आज के स्थिति में देखते हैं, डीएम देखते हैं, राज के अंदर में प्रधान क्या हुआ, राज के अंदर में मुख्यमंत्री, देश के अंदर में प्रधानमंत्री, यानी कि अलग अलग ढांचा बना हुआ है। उसी ढांचा के माध्यम से देश पूरा जो है शासन चलता है, शासन प्रक्रिया चलता है। तो महारानी जी थी ना, यहाँ पे जो है अलग अलग प्रमुख पद के व्यक्ति को यहाँ पे भेजा इंडिया के अंदर में, ताकि जो भारत के अंदर में शासन व्यवस्था स्थापित करे, शासन किस तरह से चलाना है, उसके लिए कुछ कुछ लोग को भेजा, कुछ कुछ पद भी, कुछ कुछ पदाधिकारी को भेजा। जिस तरह से आज डीएम क्या करता है, डीएम का मुख्य काम होता है प्रदेश के अंदर में, यानी कि अपने जिला के अंदर में टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करने का काम कौन करता है? डीएम, यानी कि जिला पदाधिकारी। जिला पदाधिकारी से छोटा होता है क्या? दूसरा एसडीएम, बीडीओ, ये सब होता है। मतलब कि अलग अलग पोस्ट है, पदाधिकारी है ना, वो क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। एडीएम, एसडीएम, यही सब ना है। ठीक उसी तरह से पहले भी देखो, पहले जो महारानी जो है आदमी को भेजा, पहले बंगाल के अंदर में भेजा। तो बंगाल के पहला गवर्नर जनरल, पहले जहाँ देखो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वाइसराय, ये सभी का मतलब एक ही होता है, ये सभी एक ही है। लेकिन समय के अनुसार से ये इसका पद बदलते गया। इन्हीं पद के माध्यम से ब्रिटिश की जो महारानी थी, अंग्रेज की जो महारानी थी एलिजाबेथ, यहाँ पे जो है शासन करने का, शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। और यही सब क्या करता था, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे भारत के अंदर में क्या करता था, शासन व्यवस्था अपने हाथ में लिया, कंट्रोल में लिया, सारा टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिश को देते रहा। ब्रिटिश यानी कि महारानी के पास सारा टैक्स कलेक्ट करके यहाँ पे देते रहा। इन्हीं सब के माध्यम से देश के अंदर में क्या हुआ, पूरा शासन व्यवस्था स्थापित हुआ। ये सब क्या है, शासन व्यवस्था। यहाँ पे क्या करेगा, इसको इस स्टेट का ये हो गया गवर्नर, इस स्टेट का ये हो गया गवर्नर, इसको देख रेख करेगा, पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में लेगा। और जिसके सहायता से क्या होगा, सारा टैक्स कलेक्ट करके, लूट माट करके ब्रिटिश वहाँ पे ट्रांसफर करेगा, ब्रिटिश ट्रांसफर करेगा, यानी कि ब्रिटेन ट्रांसफर करेगा, स्थानांतरित करेगा। तो सबसे पहले समझिए, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय का मतलब समझे, ये एक पद का नाम है, एक पद भी है, जिस पद के माध्यम से यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। और समय समय पर इसका पद का नाम बदलते ही गया। देखिए सबसे पहले क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आपके मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आपके मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम में पूछने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। यही गवर्नर को 1773 ईस्वी में, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ पे आप देखिए रेगुलेटिंग, यहाँ पे क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। ये कानून है जो कि पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? तो 1773 ईस्वी में ये पारित हुआ। इसी के तहत, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत
बंगाल के गवर्नर को बदल के इस पदवी को बदल के इस पद को बदल के गवर्नर जनरल रखा गया। कहेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कितना इसमें पारित हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर नाम था उस पद को बदल के गवर्नर जनरल रखा गया। आप देखिए गवर्नर जनरल हो गया, गवर्नर से गवर्नर जनरल, अब फिर कुछ ही समय के बाद गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। ये कब हुआ, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के अधिनियम के दौरान। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट, ये एक कानून है जो पारित हुआ था 1833 ईस्वी में। इसी एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत के गवर्नर जनरल रखा गया। बेसिकली ये सभी एक ही है, सभी का मुख्य उद्देश्य था भारत के अंदर में शासन व्यवस्था को कायम करना, किस तरह से शासन व्यवस्था स्थापित करना है, किस तरह से कंट्रोल में करना है, सबका मतलब एक ही है। भारत का गवर्नर जनरल कब बना, यानी कि यही गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को बना दिया गया, नेम चेंज कर दिया गया, बदल गया भारत का गवर्नर जनरल। अब फिर इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा यही भारत का गवर्नर जनरल को नाम बदल करके वायसराय रख दिया गया। तो आशा करते हैं आप लोग इसको एक बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे। सबका बेसिकली एक ही मतलब, एक पद है। ये इसी पद के माध्यम से रानी एलिजाबेथ क्या किया, यहाँ पे शासन करने का, शासन व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, और प्रयास किया कि कर भी लिया, प्रयास सक्सेस रहा। बंगाल का पहला गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत के पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का, बंगाल के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तब, बंगाल का पहला गवर्नर पूछेगा तब रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तब वारेन हेस्टिंग्स दीजिएगा, लेकिन भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग दीजिएगा, टिक मारिएगा। भारत के पहले वायसराय कौन थे, भारत के पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। विलय की नीति या व्यपगत का सिद्धांत या वुड डिस्पैच का सिद्धांत किसने दिया था। विलय की नीति मतलब हड़प की नीति, विलय नीति का मतलब, विलय का मतलब किसी दूसरे राज्य को अपने में मिला लो तब मिल के शासन करो। पहले फूट डाल दो, अंग्रेजों का नियम क्या था, फूट डालो और शासन करो। फूट डाल लीजिए, फिर उस पर एकजुट कर लीजिए, फिर इस तरह से। विलय का मतलब कि राज्य को आपस में मिला करके तब शासन कीजिए। तो विलय की नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने दिया था, या वुड डिस्पैच का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ये याद रखिएगा, कई बार आपके एनिमल एग्जाम में कई प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछने की संभावना बनेगी। विलय की नीति या व्यपगत का सिद्धांत या वुड डिस्पैच का सिद्धांत किसने दिया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अब इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन किसने कराया था, तो बंगाल विभाजन कराया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और बंगाल विभाजन को वापस कब कर लिया, बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के साथ ही साथ आपके मेघा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 ईस्वी में, और लॉर्ड हार्डिंग जो है इसको उस समय जो है वापस लिया था। लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल विभाजन करवाया किसने था, तो लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन को रद्द किसने करवाया, तो लॉर्ड हार्डिंग साहब ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनेगी, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम आपको समझा देंगे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, इसको याद रखिएगा, इस तरह से याद करना है। भारतीय गवर्नर जनरल यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो पर भी सी राजगोपालाचारी। सी का मतलब क्या हुआ, चक्रवर्ती। राज का मतलब सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी कहे या सी का मतलब चक्रवर्ती, पूरा नाम लिखे। कई बार आपके मेगा छात्रवृत्ति में लिखा रहता है सी राजगोपालाचारी, या चाहे सी राजगोपालाचारी लिखे, चाहे सी का मतलब चक्रवर्ती, चाहे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी लिखे, बात है कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। या प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, हाँ, इस तरह से याद रखिएगा। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में पारित हुआ था, और भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। इसी एक्ट के तहत समय समय पर इसके पदवी को चेंज किया गया। जैसे मान के चलिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से ये जो था गवर्नर, इसको बदल दिया गवर्नर जनरल में। चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी के माध्यम से गवर्नर जनरल को बदल कर नाम रख दिया भारत का गवर्नर जनरल। 1858 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आया, इसकी सहायता से वायसराय में बदल दिया गया। इतनी बातों को आपको ख्याल में रखना है। और जो हम बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के बारे में हम समझाएं। यह एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोगों के बीच
एकता का वाहक बने, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। और हमारा जो वीडियो आते जाते रहेगा, जैसे मान के चलिए राष्ट्रवाद के बारे में हम अभी पढ़ाएंगे, किसी भी वीडियो के अंदर में, चाहे 10th के अंदर में पढ़ाएं, चाहे 9th के अंदर में पढ़ाएं, जो भी वीडियो आएगा, तो जैसे मान के चलिए अभी आप लोग देखिएगा, ये तो वीडियो अभी सिर्फ देखेगा एनएमएस वाला स्टूडेंट क्लास 8 के अंदर में, अब कुछ ही दिनों के बाद आएगा आपको राष्ट्रवाद क्या है, उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। जो जो हम जिस तरह से कहते जाएंगे उसको देखते जाइएगा। ऐसे होगा क्या, आपका क्लास 8 का तो तैयारी होगा ही, इसके साथ ही साथ क्लास 8 के साथ ही साथ आपका 10th का भी तैयारी हो जाएगा। आपको इतना मजबूत हो जाइएगा, आप किसी के सामने में झुकिएगा ही नहीं। जितना कहेंगे उतना आप करते जाइएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। वीडियो में हम बताते जाएंगे कि आपको कौन कौन वीडियो को देखना है और कौन कौन वीडियो को छोड़ना है, क्योंकि 10th का भी वीडियो यहाँ पर आएगा, इस चैनल के माध्यम से आता है, और आपका वीडियो तो लगातार आएगा ही। चलिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है जो आपके मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिए हैं, बंगाल विभाजन वापस किसने किया था, वापस किसने किया उसको, बंगाल विभाजन जो हो गया था उसको रद्द किसने किया था। तो बंगाल विभाजन वापस, जिसे हम लोग रद्द करते हैं, ये वापस लिया था कौन, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। ये कितने ईस्वी में हुआ था बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। और वापस कब किया गया, यानी कि वापस कब लिया गया, और यानी कि वापस कब लिया गया, यानी तो रद्द कब किया कर दिया गया। वापस लेने का मतलब रद्द न हो गया, वापस नहीं लेता, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कृषि कानून लाया था, और कृषि कानून को फिर अपने में वापस कब लिया, वापस का मतलब वो कानून अब जनता के बीच में नहीं जाएगा, वापस ले लिया, रद्द हो गया। ये हुआ था 1911 ईस्वी में, यानी कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, बंगाल विभाजन कितने ईस्वी में रद्द हुआ था, 1911 ईस्वी में। चाहे रद्द होना चाहे वापस लेना, बात एक ही हुआ। तो लॉर्ड हार्डिंग के साथ से वार्नाकुलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल, ये जो दोनों मान के चलिए कानून है, वार्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में तो आप जानते हैं, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में या कई बार आपके मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में देखने को मिलता है। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं। तो एक्ट का मतलब कानून, ये एक ऐसा कानून था जो भारतीय भाषा में छपने वाले जो भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार पर क्या दिया था, लगा दिया था, अखबार पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था, नहीं छाप सकते तुम लोग यहाँ पे। अखबार के माध्यम से या गांव, अलग अलग गांव शहर जा करके पहुँच करके वहाँ पे जनता को सिखाया जाता था, समझाया जाता था कि हम अब जो है अब तो एक हो, क्योंकि इतने सालों से अंग्रेज गलत तरीके से शासन करके हम तुम लोग को जुल्म पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, हम भारतीयों पर गधे की तरह व्यवहार, कुत्ते के जैसे व्यवहार किया जा रहा है, अब तो जागो। तो भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार पर क्या कर दिया गया, इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि तुम लोग आप जो है भारतीय भाषा में अखबार को छाप नहीं सकते, प्रिंट नहीं कर सकते। इसके माध्यम से और आंदोलन क्या होता रहा था, उग्र हुआ था ब्रिटिश के विरुद्ध, ब्रिटिश के खिलाफ। जब ये भारतीय भाषा में जब अखबार छपता था, इस समय यहाँ पे जो है इस तरह की दुर्घटना हो रही है, जिस पर आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हो, क्योंकि अखबार में होता क्या है, अलग अलग तरह के अलग अलग राज्य के अंदर में अलग अलग स्थानों में जो भी घटनाएं घटती है उस पर डाला जाता है, उस पर रहता है, जिसके माध्यम से सब लोग जानने लगा था, सब लोग समझने लगा था ब्रिटिश के शोषणकारी और गलत नीतियों को, जिसकी वजह से ये आंदोलन और तेजी से फैलने लगा। और ब्रिटिश लोगों को लगा कि अगर इस तरह का बात होते रहे, अखबार सब लोग पढ़ने पर ध्यान देगा, तो उस दिन हम लोग को तो यहाँ पर रहना तो नहीं, हम लोग को तो भागना पड़ेगा यहाँ से। इसलिए क्या किया, भारतीय भाषा पर इस एक्ट के माध्यम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा के दिया गया था। और वैसे अभी यहाँ पे शॉर्ट में समझाए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या, इस पर भी वीडियो आएगा। आप कहीं ना कहीं अभी नहीं डाले हैं, लेकिन कहीं कहीं वीडियो आएगा तो उसको देख लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बाद क्या बताएं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, वीडियो आएगा, धैर्य रखिएगा हमारे चैनल पर। हम उस तरह से बताएंगे ताकि आपके मेगा छात्रवृत्ति एग्जाम के लिए या किसी भी अन्य एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा, आपको वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा। अभी नहीं आया लेकिन आएगा वीडियो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या इल्बर्ट बिल जो था, किसने पारित किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। इसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व में हुआ था। इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट किसके बीच में ये समझौता जो हुआ था, तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट किसके कारण से हुआ था, किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा के बारे में आप जानते हो, जो है पहले क्या होता था, पति मर गया है तो पतिये के साथ जो है उस महिला को जिंदा जला दिया जाता है। सती प्रथा, सती नहीं, आजकल जो है कई लड़कियों को जो हम लोग कहते हैं तुम बड़ी आई सती बनने के लिए, पतिवर्ती बनने के लिए, बड़ी ख्याल रखती है, हम लोग इस तरह से इधर उधर कहते रहते हैं लड़की सबको, तो बड़ा सतीवर्ती है। सतीवर्ती का मतलब क्या है, अब किसी का पति मर गया, उसी के साथ उसकी पत्नी को भी मार दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, तो उसी कहते हैं सती प्रथा। इस तरह की प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब समाप्त करना। पोलियो उन्मूलन का मतलब पोलियो को समाप्त करना, वन उन्मूलन का मतलब वन को समाप्त करना, उन्मूलन का मतलब खत्म करना।
तो इस प्रथा का उन्मूलन किसने करवाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कराया था। यानी कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त या कॉर्नवालिस कोड किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बंगाल में का अस्थायी बंदोबस्त किसने किया था? ये नियम किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। बंगाल विभाजन वापस या रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने। वर्नाकुलर पेस एक्ट या एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में हुआ? यानी कि वर्नाकुलर पेस एक्ट जो है पर निरस्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग था। गांधी इरविन पैक्ट महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। यानी कि लॉर्ड इरविन गांधी इरविन पैक्ट लाया था। सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त या कॉर्नवालिस कोड किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। तो इतने सारे क्वेश्चंस बन रहा है आपके हिस्ट्री के एग्जाम के दृष्टि से। हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन आएगा इतने सारे क्वेश्चन आएगा ना। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पीडीएफ के रूप में हम यहाँ पे वीडियो में ही दे रहे हैं, इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। इतना तैयारी कर लीजिए, भारत का कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी छोड़िए ना आप 8th स्तरीय तो बनेगा ही। भारत का कोई भी, चाहे दरोगा आ जाए, चाहे पुलिस वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको बनेगा। रहिएगा 8th के अंदर में, हमारे चैनल से जुड़िएगा। रहिएगा आप 8th में, लेकिन आपको सवाल बनेगा मैट्रिक, इंटर, 12th, कंपटीशन तक का सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा ना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में हिस्ट्री से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। फिर नए वीडियो के अंदर में हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे, उसको एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। उसको भी आप लोग देखते जाइएगा, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।